हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आपको क्यूए के जो 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला पेपर के अंदर इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। किस तरीके से आप एक एडवांटेज ले सकते हैं बाकी बच्चों के ऊपर पेपर को बेस्ट पॉसिबल वे में अटेम्प्ट करके। तो बेटा तरीका बहुत सिंपल है। पहले तो आपको ये बात जान लेनी है कि अराउंड 80 टू 90% बच्चों का जो क्यू ए का पेपर है ये कुछ ना कुछ छूट जाता है। बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस अच्छे से करके जाते हैं, जिन्होंने टेस्ट अच्छे से किए होते हैं, मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट किए होते हैं, जो बच्चे पूरा पेपर कंप्लीट कर पाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत पेपर छूटना है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से पेपर को बेस्ट पॉसिबल वे में अटेम्प्ट करें, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जब आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनका रीडिंग टाइम बहुत कम है, इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है। क्वेश्चन देखते ही पहले आपको रियलाइज होगा कि भाई ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। और अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन रीड करिए, और क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको या तो फील आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं आराम से कर लूंगा और 100% श्योर, या फील आएगा कि इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने से क्वेश्चन सॉल्व हो तो जाएगा, या फिर आपको फील आएगा यार ये क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तीन फील्स आपको आ सकते हैं। अगर तो बेटा आपको फील आता है कि ये क्वेश्चन 100% मैं कर लूंगा, बहुत ईजी है, मुझे अच्छे से आता है ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जो छोटे हैं, रीडिंग टाइम कम है, और आप क्वेश्चन देख करके 100% श्योर है कि आपसे हो जाएगा। फिर आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जिनकी रीडिंग टाइम मीडियम है एंड आपको अगेन उनको देख करके लगता है कि क्वेश्चन 100% मुझसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक कैसे फील, देखो पहले तो आप देखिए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, और अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत अच्छे से किया है, तो चांसेस कि आपको क्वेश्चन आता होगा, आप 100% श्योर हैं कि आपसे हो जाएगा, ये चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। और अगर आपने कोई चैप्टर अच्छे से नहीं किया, करके नहीं गया तो उनके क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। फिर आपको करना है वो क्वेश्चन जो थोड़े बड़े हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन को देखकर कि एक क्वेश्चन मुझसे 100% श्योर हूं मैं हो जाएगा। ठीक है ना, 100% श्योर हूं मैं कि हो जाएगा। जब आप ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चन प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 पे करते हैं तो आपका मोर देन 50% पेपर हो गया होता है। ठीक है ना। और आप अब इस स्टेज में है कि आपको एक डर नहीं है कि अगर पेपर छूट भी गया तो मेरा कोई ऐसा पार्ट छूटेगा जो मुझे आता था। अब आप जितना भी पेपर अच्छे से आता था वो पेपर ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब बेटा आपको आ जाना उन क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें आप 100% श्योर नहीं थे, आपको ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन में थोड़े एफर्ट्स डाले जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये क्वेश्चन जनरली 1 मिनट से ज्यादा ले जाते हैं सॉल्व होने में, और फिर अब आपको इन्हीं क्वेश्चंस पे टाइम देना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस ड्यूरेशन के अंदर आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करें जनरली, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कभी भी कोई भी बच्चा देख के 100% श्योर कम ही होता है कि ये हो जाएगा मुझसे सॉल्व। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो एक बार को आपको फील आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाएगा। अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो एक बार को आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल। बट बेटा सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा 100% श्योर नहीं होगा क्वेश्चन को देख के कि होगा कि नहीं होगा। अगर तो क्वेश्चन आपने कर रखा है और वही सेम क्वेश्चन उठ करके आ गया तभी आप 100% श्योर हो सकते हैं, वरना आपको हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं चाहूंगा कि आप फोर्थ प्रायोरिटी पर सॉल्व करें। जब आपको पूरा 100% पेपर वो पेपर कंप्लीट हो जाए जो आपको 100% आता था, इसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को पिक करें। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चंस जब आपके हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस जब आपके हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपके पास कुछ टाइम बचे, और हो सकता है कुछ टाइम ना बचे। अगर तो टाइम बचा है तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। आप अब उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, या तो आप देखो इस टाइम अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो जो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं इनको एक बार रिवाइज कर लें, या फिर जो क्वेश्चंस वो चैप्टर्स जो आपने बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया था, आपको नहीं आता है, क्वेश्चंस देख करके ऐसा लग रहा है मुझसे नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि एफर्ट्स डाल के देखा जा सकता है, तो आप उन क्वेश्चंस को आखिरी आखिरी टाइम पर अपना अटेम्प्ट करना। जनरली यहां तक बच्चों के पास टाइम बचेगा नहीं, बच्चों का टाइम जो है, आप लोगों का जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। बट फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन क्वेश्चंस के ऊपर एक नजर मार सकते हैं, हो सकता है कि क्लिक कर जाए और आपसे सॉल्व हो जाए। बट बेटा वो क्वेश्चंस जो आपको आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते, ठीक है ना, आप चैप्टर ही पढ़ के नहीं गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप गलती से भी तुक्का मार करके सॉल्व मत करना। अगर आपके पास टाइम बचता है ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है हो जाए, बट तुक्का नहीं मारना। अगर आंसर आ रहा है टिक कर दो, बट अगर नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, उन क्वेश्चंस को छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना है। बिल्कुल भी आपको उसके अंदर गेसिंग नहीं करनी, तुक्का नहीं मारना, क्योंकि आपको पता है कि सीए फाउंडेशन में पेपर 3 पेपर 4 के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत
करके आएंगे जिसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन सही है तो अगर आप तुक्का मारते हैं, सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, गलत होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, यानी 75% चांस है कि आप गलत करके आ रहे हैं। तो आपके पास 75% चांसेस हैं कि आप -0.25 मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है ना, आपको इस चीज से क्या करना है, बिल्कुल बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बचना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पास हो रहे होते हैं बट यही तुक्काबाजी के चक्कर में, गेसिंग के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग आ जाती है ज्यादा और इस चक्कर में फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, इस चीज से बिल्कुल बचना है, ये बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन आता है या लगता है कि ट्राई करेंगे सॉल्व हो जाएगा तभी क्वेश्चन करिए, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी प्रायोरिटी पर चलिए कि भाई जो क्वेश्चंस छोटे हैं, रीडिंग टाइम कम है और आप 100% श्योर उनको पहले कर लीजिए। अब इस कैटेगरी में जनरली मुझे लगता है आपके मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के एमसीटी, एमओडी, मेजर ऑफ इंटरनल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से किए होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं और आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप ये आराम से कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जनरली इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, और मैथमेटिक्स और फाइनेंस के क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं। बट अगेन हो सकता है कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो काफी मुश्किल हो, आपने ना किया हो, तो फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको ही पहले करो, फिर आप उसको फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ प्रायोरिटी पर करिए कि हो सकता है थोड़ा टाइम लगा करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और बिल्कुल ही नहीं आता तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जो आपको एक अच्छा एडवांटेज देगी और बाकी बच्चों से आप एटलीस्ट 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आ सकते हैं अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। ठीक है ना, आई होप इस स्ट्रैटेजी ने आपको हेल्प किया होगा और आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।